हेलो डीएवियंस, वेलकम टू डीएवी गुरु। क्लास 8 के सोशल साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 5 एग्रीकल्चर को पढ़ रहे थे। इसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसके लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अब तक के सब वीडियोस आपको डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर सब वीडियो सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज कैटेगराइज करके रखे गए हैं ताकि किसी वीडियो को खोजने में आपको दिक्कत ना हो। अब आप मेरे साथ अनअकैडमी पे लाइव क्लास भी कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पे लॉग इन करके सर्च कीजिएगा मैकी मनीष, सबसे ऊपर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, आप यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी लाइव क्लासेस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए ब्रेन मैपिंग के साथ क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने समझा था, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। 2 तरह के फैक्टर्स थे, फिजिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। इतना हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। 2 तरह के एग्रीकल्चर होता है मेनली, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये सब पार्ट 2 में आपको मिलेगा। ये पार्ट 3 है, इसमें हम लोग इतना टॉपिक पढ़ेंगे। मेजर क्रॉप्स के बारे में, 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं, तीनों तरह के क्रॉप्स और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा क्रॉप कैसी मिट्टी में होता है, कैसे इन्वायरमेंट में होता है, कितना रेनफॉल चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे अंतिम में बचता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसको हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 4 में। अगर आपको वो भी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर देने का। तो चलिए हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं, डेट इज़ मेजर क्रॉप, यानी कि प्रमुख फसलें। कौन कौन से ऐसे प्रमुख फसलें हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। दुनिया भर में जो प्रमुख फसलें हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उस बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला कैटेगरी है सीरियल्स का, मतलब अनाज। अनाज में कौन कौन आएगा? गेहूं आएगा, मकई आएगा, चावल आएगा। दूसरा है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में क्या आएगा? जिससे कि हमें रेशे मिलते हैं, जैसे कि कॉटन एक फाइबर क्रॉप है, जूट एक फाइबर क्रॉप है। तीसरा है बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप में कौन से आएंगे? जिससे कि हमें पेय पदार्थ मिलता है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी। ये सब हमें कौन से प्लांट से मिलता है, कौन से फसल से मिलता है? चाय हमें मिलता है चाय के पौधों से, कॉफ़ी मिलता है कॉफ़ी के पौधों से। तो ये सब बेवरेज क्रॉप्स हो गए। अब हम लोग एक एक करके तीनों तरह के फसलों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले बारी है सीरियल्स की। सीरियल्स में मेनली हमें 4 फसलों के बारे में पढ़ना है। पहला है राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूं, मेज़ यानी कि मकई, और मिलेट्स यानी कि जो छोटे दाने वाले अनाज होते हैं, मोती के तरह छोटे छोटे दाने वाले जो अनाज होते हैं उनको मिलेट्स कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें हर कैटेगरी के हर फसल के लिए देखना है कि वो किस तरह की मिट्टी में अच्छी होती है, उसे टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, रेनफॉल कितना चाहिए होता है, किन किन एरियाज़ में ये फसल अच्छी होती है, पूरे दुनिया में वो कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पर ये फसल होती है, और इंडिया में वो कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर ये फसल होती है। सबसे पहले राइस के बारे में जानते हैं। धान की खेती के लिए किस तरह का सॉइल चाहिए? अगर एलुवियल, लोमी या क्लेई सॉइल है तो इसको राइस कल्टीवेशन के लिए आइडियल माना जाता है। धान की खेती इन मिट्टियों में अच्छी होती है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस या इसके थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। 24 के आसपास ही होना चाहिए। सॉविंग के समय, यानी कि जब धान की बुआई होती है, जब ये ग्रो करता है, और जब इसका हार्वेस्टिंग होता है, जब इसकी कटाई की जाती है, टेम्परेचर इतने के आसपास ही रहना चाहिए। 24, 25, 26 या 23, 22 ये आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। रेनफॉल कितना चाहिए? धान की खेती ऐसे एरियाज़ में अच्छी होती है जहाँ का रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर हो, क्योंकि धान को भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है, तभी ये ग्रो कर पाता है। इसी वजह से कम इतनी बारिश तो होनी चाहिए, नहीं तो इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, मशीन से उसमें पानी देना पड़ता है। कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर धान की खेती अच्छी होगी? डेल्टाज में, रिवर वैलीज़ में, कोस्टल प्लेन्स में, और पहाड़ों पर जो टेरेस्ड फील्ड्स होते हैं वहाँ पर धान की खेती अच्छी होती है। ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जिनको राइस कल्टीवेशन के लिए आइडियल माना जाता है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी से बने जगह को, लैंड मास को डेल्टा कहते हैं। दूसरा है रिवर वैली। नदी के किनारे का जो एरिया होता है उसको रिवर वैली कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स आपको पता है, समुद्र के किनारे का जो एरिया है उसको कोस्टल प्लेन कहते हैं। और ये टेरेस्ड फील्ड क्या होता है? देखिए, पहाड़ कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे होता है, तो ये जो एरिया है जहाँ पर ज़मीन समतल है, हॉरिजॉन्टल है, फिर ये जो एरिया है जहाँ पर ज़मीन हॉरिजॉन्टल है, इसको कहते हैं टेरेस्ड फील्ड। यहाँ पर धान की खेती की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं की जा सकती है। अगर यहाँ पर खेती करेंगे तो सारा पानी लुढ़क कर नीचे चले जाएगा। राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में धान का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है?
चाइना सबसे आगे है, चाइना में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। उसके बाद आता है इंडिया, इंडिया सेकेंड पोजीशन पर है। थर्ड पे है इंडोनेशिया, उसके बाद बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और अंतिम में है जापान। राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ धान की खेती की जाती है? इंडिया जो है राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट कौन है? चाइना, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। इंडिया में राइस का कल्टीवेशन मेनली वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर धान की खेती होती है। डू यू नो में हमें एक लिस्ट दिया गया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि कौन सी फसल कौन सा देश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि धान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है थाईलैंड और वियतनाम। ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस तो नहीं करता है, प्रोड्यूस तो सबसे ज़्यादा चाइना करता है, लेकिन एक्सपोर्ट की बात करें, मतलब दूसरे देशों में भेजने की बात करें, तो एक नंबर पर थाईलैंड और वियतनाम आता है। उसके बाद गेहूँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कनाडा और यूएसए। मकई, मेज़ यानी कि मकई सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना, फ्रांस और यूएसए। टी यानी कि चाय सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना, इंडिया सेकेंड नंबर पर है, फिर केन्या और श्रीलंका। कॉटन यानी कि सूती, ये सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर है उज़्बेकिस्तान। अब चलिए दूसरे सीरियल क्रॉप्स को देखते हैं जो कि है वीट यानी कि गेहूँ। इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए? इसको चाहिए लोमी सॉइल। अगर लोमी सॉइल है तो उसको गेहूँ के कल्टीवेशन के लिए आइडियल माना जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो जब गेहूँ की बुआई की जाती है, जब इसका सॉइंग किया जाता है, तो उस समय का टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रहना चाहिए। और जब इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, जब गेहूँ की कटाई की जाती है, तो उस समय का टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रहना चाहिए। टेम्परेचर का ये रेंज वीट कल्टीवेशन के लिए आइडियल माना जाता है। मतलब इस तरह का टेम्परेचर अगर रह गया खेती के समय तो अच्छी फसल होगी गेहूँ की, गेहूँ का उत्पादन मैक्सिमम होगा। अब रेनफॉल देखिए कितना इसको रेनफॉल चाहिए। गेहूं को धान से कम रेनफॉल चाहिए होता है। अगर 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो रही है तो इसके लिए आइडियल माना जाता है। और हार्वेस्टिंग पीरियड में जब गेहूं की कटाई की जाती है तो वो फॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब उस समय ठंड नहीं पड़नी चाहिए। एरियाज़ कौन कौन से हैं जहाँ पर गेहूँ की खेती अच्छी होती है? ऐसे दो एरियाज़ हैं, पहला है मिड लैटिट्यूडनल और दूसरा है ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन। अब देखिए सब ट्रॉपिकल रीजन तो आपको पता होगा, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इक्वेटर के आसपास का ऐसा एरिया जो कि ड्राई है, वहाँ पर गेहूँ की खेती अच्छी होती है। दूसरा एक एरिया दिया है मिड लैटिट्यूडनल। मिड लैटिट्यूडनल किसको कहते हैं? वो एरिया जो कि टेम्परेट जोन में आता है उसको मिड लैटिट्यूडनल एरिया कहते हैं। अब देखिए इधर तो ज़्यादा लैंड मास है नहीं, इधर ज़्यादा लैंड मास है, तो यहीं पर ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। इट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन का मेन क्रॉप गेहूं है। टेम्परेट रीजन इसी को कहते हैं, ये वाला जो एरिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती ही की जाती है। दुनिया में व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर होता है? नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल यूरेशिया में, चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन, ये सब कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वीट का कल्टीवेशन अधिकतर नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में किया जाता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ही ज़्यादातर गेहूं की खेती की जाती है। स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती होती है। तीसरा सीरियल क्रॉप है मेज़ यानी कि मकई। इसको कैसी मिट्टी चाहिए? मेज़ जनरली ऐसे एरियाज़ में ग्रो करता है जहाँ पर वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है। एलुवियल सॉइल तो आपको पता है, लेकिन वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल कहने का मतलब क्या हुआ? वेल ड्रेन्ड का मतलब अच्छे से समझिए। जब मिट्टी के ऊपर पानी डाला जाता है ना, तो पानी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर रिस कर जाने लगता है, इसका परकोलेशन होता है। अगर मिट्टी में पानी का परकोलेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उसको कहेंगे वेल ड्रेन्ड। क्या कहेंगे उसको कहेंगे वेल ड्रेन्ड। तो एलुवियल सॉइल जो कि वेल ड्रेन्ड है, मतलब उसके अंदर पानी जा पा रहा है, ऐसे एलुवियल सॉइल में मेज़ की खेती अच्छी होती है। अगर एलुवियल सॉइल है और उसमें पानी नहीं जा पा रहा है, उसमें वाटर का परकोलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें मकई की खेती नहीं हो पाएगी। मेज़ के लिए टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस आइडियल माना जाता है। इसके बीच अगर टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का तो मकई की खेती अच्छी होती है। रेनफॉल इसको 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच चाहिए होता है।
अगर रेनफॉल नहीं होता है किसी किसी एरिया में तो वहाँ पर इरिगेशन भी किया जाता है, मतलब मशीन्स के थ्रू पानी दिया जाता है खेतों में और इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। पूरे दुनिया में ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर मकई की खेती होती है? पहला है यूएसए, दूसरा चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, मैक्सिको, इंडोनेशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका। ये सब ऐसे मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मकई की खेती की जाती है। यूएसए में मेज़ को कॉर्न कहा जाता है। इंडिया में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर मकई की खेती होती है? इंडिया में मेज़ का कल्टीवेशन मेनली मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मकई की खेती की जाती है और इसको इंडिया में मक्का के नाम से जाना जाता है। मक्का भी कहा जाता है, मकई भी कहा जाता है। आप लोग क्या कहते हैं बताइए कमेंट में। चौथा सीरियल क्रॉप है मिलेट्स। मिलेट्स किसी एक फसल का नाम नहीं है। मिलेट्स ऐसे फसल को कहते हैं, ऐसे अनाज को कहते हैं जो कि छोटे छोटे मोती जैसे दानेदार होते हैं। इस तरह का अगर अनाज है तो उसको मिलेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। मिलेट्स को किस तरह की मिट्टी चाहिए? मिलेट्स ऐसे मिट्टी में भी हो जाता है जो कि पुअर क्वालिटी का है। अगर मिट्टी अच्छी क्वालिटी की नहीं है और आप उसमें मिलेट्स उगाना चाहते हैं तो आराम से उगा सकते हैं। टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए 18 से 32 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आइडियल माना जाता है। थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेनफॉल कितना चाहिए? रेनफॉल भी कम चाहिए। अगर 30 से 75 सेंटीमीटर बारिश हो गई तो इसके लिए काफ़ी है। पूरे दुनिया में कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर मिलेट्स उगाए जाते हैं? पहला है इंडिया, दूसरा नाइजीरिया, नाइगर, चाइना, माली, बुर्किना फासो, ये वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, सूडान, इथोपिया। ये सब कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर मिलेट्स उगाए जाते हैं। एरियाज़ इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर मिलेट्स उगाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मिलेट्स में कोर्स ग्रेन वाले अनाज आते हैं। कोर्स ग्रेन कहने का मतलब क्या हुआ? जो मोती जैसे दाने होते हैं जिस ग्रेन के, जिस अनाज का जो मोती जैसा दाना होता है उसी को हम लोग मिलेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्वार, बाजरा, रागी, इन सबको मिलेट्स कहा जाता है। इनका दाना जो है ना छोटा छोटा गोल गोल मोती जैसा होता है। इनको फूड ग्रेन की तरह और फॉडर की तरह दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग भोजन की तरह भी खाते हैं और इसको चारे की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। पशु भी इसको खाते हैं। ज्वार का कल्टीवेशन मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सभी स्टेट्स में किया जाता है। वहीं बाजरे का कल्टीवेशन महाराष्ट्र में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में किया जाता है। और रागी का कल्टीवेशन सबसे अधिक किया जाता है कर्नाटका में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा। ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर रागी की खेती की जाती है। तो यहाँ तक हमने सभी सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमें फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। फाइबर्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर। नाम से ही सब कुछ हमें पता चल जाता है कि क्या है डिफरेंस दोनों में। नेचुरल फाइबर, जो फाइबर हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता है, प्लांट्स से, एनिमल्स से, उसको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। और जो फाइबर हमें लैब में बनाना पड़ता है, केमिकल से जो फाइबर बनता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। उसको मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। नेचुरल फाइबर के एग्जांपल है कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क और ऊल। ये तीनों जो है, ये तीनों फाइबर हमें प्लांट से मिलता है और ऊल हमें एनिमल से मिलता है। ये सभी नेचुरल सोर्स है, इसलिए इनको नेचुरल फाइबर कहते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर का एग्जांपल है रेयॉन, नाइलॉन और टेरिकॉट। इसके बारे में हम पढ़ाए भी थे, क्लास 6 या 7 में हम पढ़ाए भी थे। एक और आर्टिफिशियल फाइबर अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। डुयो में बताया गया है कि इजिप्ट एक ऐसा देश है जो कि दुनिया का सबसे अच्छा क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस करता है। पूरे दुनिया में सबसे अच्छा कॉटन, सबसे अच्छा सूती इजिप्ट में ही मिलता है। अब चलिए कॉटन के बारे में जानते हैं कि इसको किस तरह का सॉइल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कैसा चाहिए, कहाँ कहाँ पे दुनिया में ये होता है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में कॉटन उगाया जाता है, एक एक करके जानते हैं। सॉइल टाइप, अगर मिट्टी एलुवियल सॉइल है या ब्लैक सॉइल है तो इसको कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल माना जाता है। इस तरह की मिट्टी में कॉटन का कल्टीवेशन सबसे अच्छा होता है। टेम्परेचर की बात करें तो कॉटन एक ऐसी फसल है जो कि ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में अच्छा होता है, यानी कि इक्वेटर के आसपास के एरिया में अच्छा होता है। इसको 30 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। इतना टेम्परेचर है तो बहुत अच्छा, कॉटन की फसल बहुत अच्छी होगी। रेनफॉल इसको कितना चाहिए? ये ऐसे एरियाज़ में अच्छा ग्रो करता है जहाँ का एनुअल रेनफॉल 60 to 100 सेंटीमीटर होता है। साल भर में अगर इतनी बारिश होती है तो कॉटन के लिए बहुत अच्छा है। जब इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है उस समय का वेदर अगर ड्राई है, फ्रॉस्ट फ्री है और सनी है तो बहुत अच्छा माना जाता है। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब क्या होता है हम अभी बताए थे,
उस समय ठंड नहीं पड़नी चाहिए। अगर ठंड पड़ती है तो पाला गिरता है, जिससे कि फसलों को नुकसान हो जाता है। एरियाज इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर कॉटन की खेती होती है? इसमें पहला है चाइना, चाइना में सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती होती है। सेकेंड पे है इंडिया, उसके बाद यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान, टर्की और ऑस्ट्रेलिया। ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता है। कॉटन प्रोडक्शन के लिए चीप और एफिशिएंट लेबर की ज़रूरत पड़ती है। चीप कहने का मतलब ऐसे लेबर जो कि कम पैसा लें, और एफिशिएंट कहने का मतलब जो काम अच्छे से करें, कम समय में करें। इनकी मदद से कॉटन बॉल्स तोड़े जाते हैं। प्लांट में कॉटन बॉल्स होता है, इसको इसमें से तोड़ा जाता है। उसके बाद इसका प्रोसेसिंग होता है और उसी से धागे बनाए जाते हैं, और उसके बाद उन धागों से कपड़ा बनता है। इट इज़ मेनली ग्रोन अंडर इरिगेशन। जब कॉटन की खेती की जाती है तो इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, मशीन से उसमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा फाइबर क्रॉप है जूट। इससे भी हमें रेशा मिलता है। इससे जो हमें रेशा मिलता है वो ब्राउन कलर का दिखता है और सिल्क की तरह थोड़ा थोड़ा चमकता है, इसीलिए जूट को ब्राउन सिल्क भी कहा जाता है। इसको कैसी मिट्टी चाहिए? इसको चाहिए एलुवियल सॉइल, जो कि रिवर डेल्टा में पाया जाता है। इस तरह की अगर मिट्टी है तो जूट कल्टीवेशन के लिए आइडियल माना जाता है। इसकी खेती फ्लड प्लेन्स में अच्छी होती है, ऐसे एरिया जहाँ पर बाढ़ आते रहती है। टेम्परेचर की बात करें तो जूट की फसल को 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, और एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। इससे ज़्यादा बारिश अगर होती है तो जूट की फसल अच्छी होगी। इस वाले मैप में देखिए बताया गया है कि दुनिया के किन किन हिस्सों में कॉटन की खेती होती है और किन किन हिस्सों में जूट की खेती होती है। अलग अलग सिंबल से इंडिकेट करके बताया गया है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, क्लियर फोटो आपको दिखेगा। पूरे दुनिया में वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर जूट की खेती होती है? सबसे ज़्यादा इंडिया में खेती होता है, सेकंड में बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, इवोरी कोस्ट, थाईलैंड, म्यांमार, ब्राज़ील, ये सब मेन कंट्रीज़ है जहाँ पर जूट का कल्टीवेशन किया जाता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया सबसे बड़े जूट प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ में से एक है। इंडिया में जूट का प्रोडक्शन मेनली गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा असम में भी इसकी खेती होती है। बिहार, मेघालय, उड़ीसा, ये सब भी ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर इनकी खेती की जाती है। डू यू नो में देखिए एक प्रोसेस के बारे में बताया गया है जो कि है रेटिंग। रेटिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जूट का जो प्लांट होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है। इसका स्टेम ऐसे होता है, और इसके स्टेम के ऊपर का जो छिलका होता है उसी को छीला जाता है, और उसी छिलके में से रेशा निकलता है, और उसी रेशे को जूट कहते हैं। तो इस छिलके को छीलने के लिए पहले इसको पानी में डुबाकर बहुत समय के लिए छोड़ा जाता है। जब ये सड़ जाता है तब इसको पानी में से निकाला जाता है, और तब इसका छिलका उसके स्टेम पर से हटाया जाता है। इसी प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। वही यहाँ पर बताया गया है, रेटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट स्टेम बाय डिकेइंग देम इन वाटर। प्लांट स्टेम को पहले पानी में रख दिया जाता है, 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है नदी में या तालाब में। जब वो सड़ जाता है उसके बाद उसको पानी से निकाला जाता है, और उसके स्टेम के ऊपर से रेशे को छील लिया जाता है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जूट का डिमांड कंटिन्यूसली घटते जा रहा है। इसका पहला रीज़न है हाई कॉस्ट। और जूट जो है वो कीमती होता है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। ये जो प्रोसेस है रेटिंग ना, इसमें ये करने के लिए मज़दूर बहुत सारे पैसे लेते हैं, और अब तो ये करने वाले मज़दूर मिलते भी नहीं है, इसी वजह से ये बहुत महंगा हो चुका है। और ऊपर से दूसरा रीज़न है कि इसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो चुके हैं। जूट की तरह दिखने वाले दूसरे फाइबर बन चुके हैं जिनको लैब में बनाया जाता है। जूट के तरह ही दिखते हैं, जूट से ज़्यादा मजबूत होते हैं और जूट से सस्ते होते हैं। इसी वजह से जूट का डिमांड धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो यहाँ तक हमने सीरियल क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, दोनों कंप्लीट। अब हमें बेवरेज क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, जिससे कि हमें पेय पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। अब चलिए बेवरेज क्रॉप के बारे में जानते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर टू इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। सबसे पहले हम लोग टी के बारे में जानेंगे। इसको कैसी मिट्टी चाहिए? इसको चाहिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल फर्टाइल होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। अभी हम आपको बताए थे वेल ड्रेन्ड होने का मतलब क्या हुआ, जिससे वाटर का पर्कोलेशन हो सके, जिसके अंदर पानी जा सके ड्रेन होकर। टेम्परेचर इसको कैसा चाहिए होता है? ये ऐसे एरियाज़ में अच्छा ग्रो करता है जहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसकी खेती की जाती है। इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है। इस रेंज में अगर टेम्परेचर है तो टी कल्टीवेशन अच्छा होता है।
रेनफॉल की बात करें तो इसको 150 टू 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है। और जो हिली स्लोप एरियाज होते हैं वो इसके कल्टीवेशन के लिए आइडियल माने जाते हैं। हिली स्लोप एरिया मतलब ये वाला जो एरिया है, पहाड़ का जो स्लोप वाला एरिया है, यहाँ पर चाय का खेती किया जाता है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना में चाय की खेती होती है, सेकंड में इंडिया है, उसके बाद केन्या, श्रीलंका, टर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ईरान और अर्जेंटीना, ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी हैं। केवल इंडिया में असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, उसके बाद केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स हैं जहाँ पर मेजरली चाय की खेती की जाती है। दूसरा बेवरेज क्रॉप है कॉफ़ी। अब देखिए इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए। कॉफ़ी को चाहिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब पानी उसमें पर्कुलेट होके जाना चाहिए। कॉफ़ी के प्लांट्स को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। आइडियल टेम्परेचर इसके कल्टीवेशन के लिए 15 टू 28 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। रेनफॉल का रिक्वायरमेंट 150 टू 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। टी से थोड़ा सा कम इसको पानी चाहिए और इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम होता है। अगर इतना से कम बारिश होता है तो उसको इरिगेशन चाहिए होता है, मशीन से हमें पानी देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कॉफ़ी बीन्स का फ़ोटो दिया गया है, ऐसे कॉफ़ी होता है। फिर इन बीन्स को निकाला जाता है और इसके बाद आगे प्रोसेस किया जाता है, तब हमें कॉफ़ी मिलता है। एक मैप दिया गया है, इसको स्टडी कर लीजिएगा। दुनिया में टी का कल्टीवेशन और कॉफ़ी का कल्टीवेशन किन किन देशों में होता है मार्क करके बताया गया है, 2 अलग अलग सिंबल से। बुक में आपको क्लियर दिखेगा। पूरे दुनिया में ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है वियतनाम, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद इंडोनेशिया, इथियोपिया, इंडिया, हॉन्डुरस, युगांडा और मैक्सिको, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉफ़ी प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अगर केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पर हिली रीजन्स पाए जाते हैं, जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो फाइनली हमने मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद की टॉपिक हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिकी मनी सर्च करेंगे, सबसे ऊपर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, फॉलो कर लेंगे तो जितने भी लाइव क्लासेस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर चैप्टर का वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।